हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हमारी पीटी 365 पॉलिटी की मैगजीन चल रही थी, तो चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं और इसको अब हम कंप्लीट करेंगे। आज नहीं तो हम इसको कल फ्राइडे को हम इसको कंप्लीट कर देंगे, सो दैट हम अपनी पीटी 365 इकोनॉमी की मैगजीन को स्टार्ट कर सकें। फाइन, तो इसमें हम ऑलरेडी 6 पार्ट्स कर चुके हैं। अब 7th पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी एंड द एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो न्यूज़ में थी। सबसे पहले जो इसकी न्यूज़ है दैट इज द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये गाइस हमने सब पढ़ा हुआ अच्छे से डेली करंट अफेयर्स में, ठीक है। यूनियन कैबिनेट ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया कि हम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को सेटअप करेंगे, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, सो दैट वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा सके। फाइन, क्या फीचर्स है जरा हम इसके देख लेते हैं। जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट करेगी। जैसे जो आपकी यूपीएससी बॉडी है वो आपके सीएससी एग्जाम को कंडक्ट कराती है, सो दैट हम रिक्रूटमेंट कर सके किस पोस्ट पे, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नॉन गैजेटेड पोस्ट पे। देखो कुछ होती हैं गैजेटेड पोस्ट, जैसे आपकी ग्रुप ए की ग्रुप बी की जो जॉब्स होती हैं वो गैजेटेड पोस्ट होती है। फाइन, लेकिन गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर जो अगर आपको नौकरी मिलती है तो वो जो पोस्ट होती है वो नॉन गैजेटेड पोस्ट है, ठीक है। तो जो एनआरए है वो जो रिक्रूटमेंट करवाएगी वो नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए करवाएगी इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। फाइन, इसके अलावा एक ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है ये सोसाइटी है जिसको रजिस्टर्ड किया गया अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। सो गाइस यू शुड नो, क्योंकि पूछ लेते हैं कि ये किसके अंडर रजिस्टर्ड है, जैसे कंपनी एक्ट, ठीक है। इस तरह के आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, सो यू शुड नो कि ये किसके अंडर रजिस्टर्ड है। दैट इज द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर, जिसको हेड किया जाता है चेयरमैन के द्वारा, जिसका रैंक होगा सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइन, इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होंगे, एसएससी दैट इज द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल कमीशन, ठीक है। तो आप गई अब सबको पता होगा कि इन सबके एग्जाम क्या होते हैं, अभी अलग अलग होते हैं। एसएससी अपने एग्जाम अलग से कंडक्ट कराती है, आईबीपीएस अलग से कंडक्ट कराती है, आरआरबी अलग से कराती है, ठीक है। तो अभी जो होगा ना, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो होगा, इन सब पोस्ट क्या होगा, ये सब क्या होगा, एक ही आपके पास कॉमन टेस्ट होगा, ठीक है। इस जो टेस्ट हुआ करेगा इसको 1 साल में 2 बार रखवाया करेंगे, और ये जो टेस्ट होगा ये डिफरेंट लेवल के लिए डिफरेंट हुआ करेगा, ठीक है। मतलब ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग से टेस्ट कंडक्ट हुआ करेगा, 12th पास लेवल के लिए अलग से कंडक्ट होगा, 10th पास लेवल के लिए अलग से कंडक्ट होगा, सो दैट हम वेरियस लेवल पे जो वैकेंसीज है उनमें रिक्रूटमेंट कर सकें। फाइन, इनिशियली जो कॉमन एलिजिबल टेस्ट है वो 3 एजेंसीज कंडक्ट करवाएंगी, जैसे एक आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी, लेकिन फिर उसके बाद में इसको एक्सटेंड करवा दिया जाएगा फॉर फ्यूचर रिक्रूटमेंट, ठीक है। जो इसको एग्जामिनेशन को 12 लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाया जाएगा। जो सीईटी के फर्स्ट लेवल टेस्ट होगा जिसमें हम कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे, और जो इसका स्कोर होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। फाइन, जैसे कि आपने यूपीएससी एग्जाम दे देते हो, लेकिन जो उसका जो स्कोर होता है वो सिर्फ 1 ही साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन जो सीईटी के अंदर जो टेस्ट हुआ करेगा उसका जो स्कोर हुआ करेगा वो कितने साल के लिए वैलिड होगा, वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। एडवांटेजेस देख सकते हो एनआरए के, इसमें क्या करेगा, ये मल्टीपल एग्जामिनेशन को रिप्लेस कर देगा। इसके अलावा ये वुमेन कैंडिडेट्स को भी एनकरेज करेगा, क्योंकि ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में करेगा, इस एग्जामिनेशन का सेंटर करेगा। फाइन, अभी क्या गाइस क्या होता है, आपको देखा होगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेंटर नहीं होता, इवन के जो रूरल लोग हैं उनको भी पहले सिटी माना पड़ेगा, या फिर काफी डिफरेंट सिटीज में जाकर उनको एग्जाम सेंटर होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम सेंटर बनाएंगे, तो इससे जो वुमेन कैंडिडेट्स है वो भी एग्जाम दे सकती है। इसके अलावा फी बर्डन रिड्यूस होगा, क्योंकि अभी क्या आप मल्टीपल एग्जाम देते हो तो हर एग्जाम में आप फीस देते हो, तो अभी सिंगल एग्जाम की एक सिंगल फीस हुई। इसके अलावा जो अवेयरनेस फैसिलिटी की वजह से क्या पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, चाहे वो रिमोट एरिया हो चाहे वो रूरल एरिया, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस क्या होगा, इससे क्या होगा, ऑफकोर्स कहाँ इतने इंस्टीट्यूशंस अपने अलग अलग एग्जाम रखते हैं तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, तो इससे सबसे क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग है वो रिड्यूस होगी, जिसमें एग्जाम सेंटर सेटअप करने में या फिर हर एक एग्जाम के लिए आपको पता है एग्जाम सेंटर को सेटअप करने में कॉस्ट ज़्यादा लगती है। इसके अलावा क्या होगा, जो सिंगल एग्जाम से क्या होगा, रिक्रूटमेंट साइकिल रिड्यूस होगी, और इस से क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। इसका जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है इसकी वजह से हमें ट्रांसपेरेंसी मिलेगी रिक्रूटमेंट साइकिल में, सो क्योंकि हम सिंगल एग्जाम कंडक्ट करेंगे और एक टाइम में फीस हम भरेंगे। फाइन, इसके अलावा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम नेशनल मेडिकल कमीशन। अभी क्या यूनियन गवर्नमेंट ने नेशनल मेडिकल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया। गाइस हम डेली करंट अफेयर्स में इतना पढ़ते हैं, मतलब कि मैक्सिमम हम पढ़ते रहते हैं, रिपीटेडली पढ़ते रहते हैं। फाइन, ठीक है। तो जो नेशनल मेडिकल कमीशन है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर द एक्ट नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 एक्ट। ये जो एक्ट है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करेगा, जो कि कंट्री की मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करता है। फाइन, अभी तक जो मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करता है वो कौन करता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया करता है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करके हमने नेशनल मेडिकल कमीशन को सेटअप किया। अब वो करेगा, वो एजुकेशन को रेगुलेट करेगा रिगार्डिंग मेडिकल एजुकेशन, ठीक है। अब इश्यूज क्या आते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को हम रिपील करें या रिप्लेस करें। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जो अंडर ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज है उनको रेगुलेटिव पुअर तरीके से करें। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी की कमी है यहाँ पे, और ये कहीं ना कहीं करप्शन है। फाइन, तो इस पर काफी इल्जाम लगाया जाता है, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की काफी करप्टेड बॉडी है, तो इस वजह से इसको रिप्लेस करने की बात की जाएगी। फाइन, ये क्या करेगा, मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को प्रोवाइड करेगा
जिस विच इंश्योर्स कि हमें एक तो क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स हमें मिलेंगे, ठीक है, एडिक्वेट एंड हाई मेडिकल प्रोफेशनल की अवेलेबिलिटी रहेगी। इसके अलावा हम लेटेस्ट जो मेडिकल रिसर्च अडॉप्ट करेंगे बाय द मेडिकल प्रोफेशनल, ठीक है। इसके अलावा हम जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पीरियडिकली असेस करेंगे कि वहाँ पे क्वालिटी आपको मिल रही है, या फिर जो प्रोफेशनल्स है वो मेडिकल है, या फिर जो वहाँ का टेक्नोलॉजी है वो जो लेटेस्ट आपको मिल रही है नहीं है, इसको पीरियडिकली असेस किया जाएगा। और एक इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो, ठीक है, जो भी अगर आपको दुख दर्द है तो वहाँ पे आपके कम वो किए जाएंगे, ठीक है, दूर किए जाएंगे। अब आपके इसके कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए। जो नेशनल मेडिकल कमीशन है इसके अंदर 33 मेंबर्स होंगे। इसमें जो चेयरपर्सन होगा वो कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर ही होगा। इसमें 10 ऑफिसर मेंबर्स होंगे, जिसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड्स के प्रेसिडेंट होंगे, जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज होंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज होंगे और डायरेक्टर जनरल होगा, और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होगा। 22 इसमें पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे, जिसमें जो 60% ऑफ मेंबर्स होंगे वो कम से कम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होने चाहिए। फाइन, मतलब 22 पार्ट टाइम मेंबर्स में से इसमें से 60% जो मेंबर्स होने हैं वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होने चाहिए। फाइन, एक मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल होगी। इस एक्ट के अंदर क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करेगी। ये काउंसिल क्या करेगी, इसके थ्रू एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी, जिसके थ्रू क्या होगी, स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरीज है वो अपने व्यूज और कंसर्न्स नेशनल मेडिकल कमीशन के आगे रख सकते हैं। राइट, तो मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल के थ्रू क्या है, जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है अगर उन्हें कुछ सजेशंस हैं या कुछ व्यूज है वो नेशनल मेडिकल कमीशन के आगे रख सकते हैं। ठीक है, ये काउंसिल क्या करेगी, नेशनल मेडिकल कमीशन को एडवाइस करेगी कि आपको क्या मेजर्स लेने चाहिए या क्या मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए मेडिकल एजुकेशन के लिए। ठीक है, अब नेशनल मेडिकल कमीशन के क्या फंक्शन होंगे ये भी पढ़ लेते हैं। ये पॉलिसीज फ्रेम करेंगे कि किस तरह से मेडिकल इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशनल को रेगुलेट करें, क्या हेल्थ केयर रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स है, क्या जो स्टेट मेडिकल काउंसिल्स हैं वो उन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं अंडर द बिल। इसके अलावा हम कुछ गाइडलाइंस फ्रेम करेंगे किस तरह से हम फीस को डिटरमाइन कर सकें फॉर अप टू 50% ऑफ सीट्स इन प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी। आपको पता है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें क्या करेंगे, जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन है या जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है उनके 50% सीट्स की जो फीस है वो कौन डिटरमाइन करेगा, वो ये नेशनल मेडिकल कमीशन करेगा, विच आर रेगुलेटेड अंडर द बिल। ठीक है, इसके अलावा कुछ एटोनोमस बोर्ड होंगे। एक्ट क्या करेगा, कुछ एटोनोमस बोर्ड को सेटअप करेगा, किसकी सुपरविजन के अंडर, नेशनल मेडिकल कमीशन के अंडर। हर एक ऑटोनोमस बोर्ड में एक प्रेसिडेंट होगा और 4 मेंबर्स होगा, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपॉइंट करेगी। ठीक है, अभी बोर्ड्स कौन कौन से, एक तो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड होगा, दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड होगा जो स्टैंडर्ड सेट करेगा या फिर मेडिकल एजुकेशन को किस तरह रेगुलेट करेगा एट ग्रेजुएट लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, ऑफकोर्स जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड होगा वो मेडिकल एजुकेशन को अंडर ग्रेजुएट लेवल पे रेगुलेट करेगा, और जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड होगा वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे क्या करेगा, एजुकेशन को रेगुलेट करेगा। ठीक है, इसके अलावा तीसरा होगा मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, जो क्या करेगा, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को मॉनिटरिंग करेगा और रेटिंग करेगा। ठीक है, फोर्थ होगा एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, जो क्या करेगा, जो मेडिकल एजुकेशन में जो प्रोफेशनल्स हैं उनके कंडक्ट को प्रमोट करेगा, रेगुलेट करेगा और उनके एथिक्स को प्रमोट करेगा। और इसके अलावा एक नेशनल रजिस्टर्स मेंटेन करेगा, मतलब कि उसमें हम सब मतलब कि मेंटेन करेंगे कि कौन कौन सी लिस्ट होगी लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की, इन सबकी लिस्ट बनाएंगे, और जो कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर है इन सबकी लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 4 जो ऑटोनोमस बोर्ड्स हैं उनको सेटअप किया गया है। और हमने पढ़ लिया, पहला बोर्ड कौन सा है, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, तीसरा है मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, चौथा है एथिक एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। फन, इसके अलावा एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, एक नीट का एग्जाम अभी भी होता है, यूनिफॉर्म एक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होगा, सो दैट अंडर ग्रेजुएट लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हम क्या कर सके, उन लोगों को मेडिकल एजुकेशन के लिए एडमिशन दे सके इन ऑल द मेडिकल एजुकेशन जो इस एक्ट के अंदर रेगुलेट किया गया है। ठीक है, जो नेशनल मेडिकल कमीशन है वो कुछ मैनर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं किस हिसाब से आपको कॉमन काउंसलिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी अगर आपको इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन चाहिए। इसके अलावा नेशनल एग्जिट टेस्ट होगा। नेशनल एग्जिट टेस्ट क्या होता है, जब आपने डिग्री ले ली है अब आप प्रैक्टिस करने चाह रहे हो तब आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट देना होगा। ठीक है, ये एक्ट, इस एक्ट में नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में मेंशन किया है। इसके अंदर क्या होगा, अगर आपको लाइसेंस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए आफ्टर एमबीबीएस तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, दैट इज द NEXT नेशनल एग्जिट टेस्ट। ठीक है, लिमिटेड लाइसेंस के अंदर क्या, इस एक्ट के अंदर क्या है, नेशनल मेडिकल कमीशन क्या करेगा, लिमिटेड लाइसेंस को ग्रांट करेगा टू अ सर्टेन मिड लेवल प्रैक्टिशनर्स। मतलब क्या होता है मिड लेवल प्रैक्टिशनर्स, क्या है मतलब कि जो मॉडर्न मेडिकल प्रोफेशन, एक सपोज करो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है या फिर आप उस मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको कुछ लिमिटेड लेवल पे क्या करेगा, लाइसेंस दे देगा, सो दैट आप प्रैक्टिस भी कर सको। ठीक है, मिड लेवल प्रैक्टिस कर सको। ये जो मिड लेवल प्रैक्टिस से क्या होगा, हम ये कुछ करेंगे
ये कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं प्राइमरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में। मतलब कि इनके पास ऑफकोर्स जो पावर होगी वो थोड़ी कम होगी, ये नहीं कि पूरी की पूरी ऑपरेशन करेंगे, सर्जरी करेंगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब इनको प्रैक्टिस कौन करते थे? तो डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या करो, अगर आप पढ़ाई करो, अगर आपको, लेकिन आपको क्या करें, बीच में प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा अलाउ किया जाएगा, और इनका काम सिर्फ यही होगा कि ये कुछ मेडिसिन से प्रिस्क्राइब करेंगे प्राइमरी और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। फाइन, नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं हम। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एनएचआरसी को अलाउ किया कि वो क्या कर सकता है, इंटरवेन कर सकता है इन इट्स सुओ रिट पिटीशन। आपको पता है सुओ का मतलब क्या होता है? अपने आप से जो पिटीशन फाइल करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि एनएचआरसी क्या करता है, जो अपने आप उसने रिट पिटीशन फाइल की है उसमें इंटरवेन कर सकता है ऑन द प्रॉब्लम्स और मिसरीज जो माइग्रेंट लेबर फेस कर रहे हैं इन द वेक ऑफ नेशन वाइड डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपको पता ही होगा भाई, क्योंकि लॉकडाउन हुआ तो माइग्रेंट लेबर्स ने काफी ज्यादा सफर किया। तो एनएचआरसी ने क्या किया, खुद एक सुओ पिटीशन उसको फाइल किया, और एनएचआरसी ऐसा कर सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ। ठीक है, अब आपको एनएचआरसी के बारे में पता होना चाहिए। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था अक्टूबर 1993 में। किसके अंडर? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट्स आपको याद करने होंगे कि कौन सी बॉडी किस एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश की है। दैट इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ठीक है, ये एक्ट के अंदर क्या है, हमने स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी क्रिएट किया था, और साथ में ह्यूमन राइट्स कोर्ट को भी क्रिएट किया था, सो दैट हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। अब आपको इनके फंक्शंस और इनकी पावर पता होनी चाहिए। जो एनएचआरसी है वो ग्रीवेंसेस को इन्वेस्टिगेट करता है, कहाँ पे किसके साथ बुरा हो रहा है, कहाँ पे ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। आइदर वो सो मोटो या तो अपने आप वो जांच करता है, या फिर अगर कोई पिटीशन आती है तो उसके बाद वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन के मैटर्स को लुक कर सकता है विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स ओपनिंग। मतलब कि जब भी अगर पिटीशन आई है, जब भी ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके विद इन 1 ईयर उसको इन्वेस्टिगेट करना होगा। ठीक है, ये किसी भी जुडिशियल प्रोसीजर में इंटरफेयर कर सकता है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जाएगा। ठीक है, ये किसी भी जेल में विजिट कर सकता है, किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन में विजिट कर सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में है, सो दैट वहाँ के लोगों की लिविंग कंडीशन को इन्वेस्टिगेट कर सके और वहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन दे सके। इसके अलावा क्या करता है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो भी सेफ गार्ड प्रोवाइडेड है उनको वो रिव्यू करता रहता है, या फिर ह्यूमन राइट्स के अंदर जो भी प्रोटेक्शन या जो भी लॉ है उनको रिव्यू कर देता है और रिकमेंड करता रहता है कि क्या अप्रोप्रिएट और मेजर्स आपको ले सकते हैं, सो दैट हम और इजीली क्या कर सकते हैं, या और अच्छे से हम ह्यूमन राइट्स को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डैमेज हुआ है उनको रिकमेंड करता है कि उनको आप कंपनसेशन पे करनी चाहिए, लेकिन इसके पास पनिश नहीं होता, इसके पास पावर नहीं है कि वो किसी वायलेटर को पनिश करे। मतलब अगर ह्यूमन राइट्स कोई वायलेट कर रहा है तो वो पनिश नहीं कर सकता, इसके पास पनिशमेंट की पावर नहीं है, लेकिन ना ही ये कोई जजमेंट दे सकता है, ना ही कोई मॉनिटरी रिलीफ। ये सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं कि हाँ आपको कंपनसेशन देनी चाहिए, लेकिन ये खुद कंपनसेशन नहीं दे सकता। ठीक है, किसी भी विक्टिम को। इसके अलावा ये रिसर्च प्रमोट कर सकता है, अंडरटेक कर सकता है इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट। इसके अलावा इसके बाद सिविल कोर्ट की पावर है, और ये क्या कर सकता है, रिलीफ को ग्रांट कर सकता है इमीडिएटली। इंटरिम का क्या मतलब होता है, टेम्परेरी रिलीफ को ग्रांट कर सकता है। बाकी गाइस ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, इंडिया के प्रेसिडेंट को, जिसको हर एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट के आगे रखा जाता है। ठीक है, रिसेंटली क्या पार्लियामेंट ने पास किया था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट 2019, सो दैट हम क्या करें, जो एनएचआरसी के जब हम चेयरपर्सन मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं उनकी सिलेक्शन प्रोसेस में क्या कर सके, ट्रांसपेरेंसी लेके आ सके। ठीक है, अब हम प्रोविजन देखते हैं कि क्या हमने चेंज किया, जो ओरिजिनल एक्ट था 1993 का और जो भी हमने अमेंड किया 2019 एक्ट का, इन दोनों में क्या चेंजेस है इसको हम डिस्कस करते हैं। राइट, अब सबसे पहले हम देखते हैं कंपोजिशन क्या थी एनएचआरसी की। जो अंडर जो ओरिजिनल एक्ट था इसके अंदर जो चेयरपर्सन था एनएचआरसी का, वो वही बंदा हो सकता था जिससे चीफ जस्टिस तो रह चुका हो कभी सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, एक सेकेंड। इसके अलावा इसके अंदर जो 2 पर्सन होते थे जिनके पास क्या है ह्यूमन राइट्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसको हम एज अ मेंबर ऑफ एनएचआरसी अपॉइंट करते थे। इस एक्ट के अंदर जो चेयरपर्सन होते हैं डिफरेंट कमीशन के, जैसे मतलब कि आपको पता होना चाहिए एनएचआरसी की क्या कंपोजिशन होती थी। एक तो जो होता था, जो चेयरपर्सन होता था वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता था। इसके अलावा 2 पर्सन ऐसे होते थे जिनको अच्छी खासी ह्यूमन राइट्स की नॉलेज हो। इसके अलावा चेयरपर्सन होते थे डिफरेंट कमीशन के, जैसे नेशनल कमीशन ऑफ एससी, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी। ये सब क्या होते थे, मेंबर्स होते थे एनएचआरसी। लेकिन अब क्या इसकी कंपोजिशन को थोड़ा चेंज किया गया। अब इसमें बोला है जो पर्सन चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो भी चेयरपर्सन रह सकता है एनएचआरसी। मतलब कि ओनली सीजीआई नहीं, अगर अब वो जज भी हो तो भी वो अब चेयरपर्सन बन सकता है किसका, एनएचआरसी का। इसमें क्या किया, अब अलाउ कर दिया 3 मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, जिसमें 1 क्या होना चाहिए, वुमन। ठीक है, पहले हम क्या कर सकते थे, सिर्फ 2 लोगों को अपॉइंट करते थे जिनको अच्छी खासी ह्यूमन राइट्स की नॉलेज है, लेकिन अब क्या कर दिया कि 3 लोगों को हम एज अ मेंबर अपॉइंट करेंगे, जिसमें से 1 वुमन होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो और मेंबर्स है इसमें जो चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को ऐड किया है, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरपर्सन, और जो चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के जो चेयरपर्सन है अब वो एनएचआरसी के मेंबर्स होंगे। मतलब कि जो पहले एनसीएससी, एनसीएसटी और जो
एनसीडब्ल्यू के जो चेयरमैन होते थे वो पर्सन होते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है, अब है एनसीबीसी, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और जो चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, इनके जो चेयरपर्सन है अब उनके मेंबर्स होंगे। अब जरा स्टेट ह्यूमन राइट उसमें देख लेते हैं। इस एक्ट के अंदर जो चेयरपर्सन होते थे एसएचआरसी के, वो पर्सन वो होते थे जो चीफ जस्टिस रह चुके हो हाई कोर्ट, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स अब क्या कर दिया, इसमें थोड़ा चेंज लाके क्या कर दिया, अब चेयरपर्सन कौन कौन हो सकता है, आइदर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर जो हाई कोर्ट का जज रह चुका वो भी हो सकता है। इनका जो ऑफिस का जो टर्म था ओरिजिनली क्या था, जो चेयरमैन जो मेंबर्स का जो टर्म होता था वो 5 साल का होता था, या फिर जब तक उनकी 70 ईयर्स की टर्म नहीं हो जाती थी वो उनका टर्म होता था। फर्दर एक्ट अलाउ करता था कि इन मेंबर्स को आप रीअपॉइंट कर सकते थे, ठीक है, आइदर फॉर एनएचआरसी और एसएचआरसी। लेकिन अब क्या कर दिया, इनका टर्म ऑफ ऑफिस को रिड्यूस कर दिया टू 3 ईयर्स, मतलब या तो 3 साल या तो 70 ईयर, जो भी अर्लियर है उसको अपॉइंट कर जाएगा। इसके अलावा जो 5 साल की लिमिट थी रीअपॉइंटमेंट में वो रिमूव कर दी। फाइन, ये आपको पता नहीं चाहिए। देखो पहले क्या होता था, 5 साल के लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा, और एक बार अगर आपका 5 साल का टर्म खत्म हो गया तो उसके बाद जब तक आपके 5 साल के गैप के बाद आपको रीअपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या कहते हैं, 3 साल के लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या आपको डायरेक्ट भी रीअपॉइंट किया जा सकता है। जो 5 साल की लिमिट थी उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। फाइन, अब हम पढ़ते हैं यूनियन टेरिटरीज के बारे में। हाँ, पहले कोई उसके लिए एनएचआरसी मतलब कि ओरिजिनल एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन अब क्या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसको बोल सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरीज में फंक्शन करोगे। इसके अलावा जो भी फंक्शन रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स इन द केस ऑफ दिल्ली वो विल बी डील विद बाय द एनएचआरसी। मतलब आपको समझ में आ गई, मतलब कि जैसे सपोज करो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के पास पंजाब और हरियाणा है, तो जो एनएचआरसी है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, बोल सकते हैं पंजाब या जो हरियाणा के जो ह्यूमन राइट कमीशन उनको बोल सकते हैं कि आप चंडीगढ़ के जो ह्यूमन राइट हो रहा है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फंक्शन कर सकते हो। लेकिन जो दिल्ली के जो ह्यूमन राइट्स का केस है वो कौन डील करता है, वो एनएचआरसी ही करती है, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलो एक न्यूज़ और कर लेते हैं, दैट इज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अभी जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसने क्या किया, पब्लिक सजेशन सेंड किया किसको, मिनिस्ट्रीज को, सो दैट हम क्या कर सके, कुछ सिस्टमेटिक चेंज कर सके और सजेशन ही कर सके एज पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव विजिलेंस फोकस रेदर देन अ विजिलेंस अप्रोच। मतलब कि जो सीबीसी है उसने क्या किया है, कुछ मिनिस्ट्रीज को सजेशन किए हैं सो दैट हम अपनी वर्किंग है उसमें चेंज लेके आ सकें। देखो अभी हम क्या करते हैं, विजिलेंस का मतलब क्या, करप्शन को जांचना, ठीक है। अब क्या हम ये नहीं चाहते कि पहले इवेंट हो जाए उसके बाद हम पनिशमेंट दें, नहीं, हम चाहते हैं कि इवेंट होने से पहले ही हम लोगों को अलर्ट करें, ठीक है। तो इसका जो फोकस है कि हमें प्रिवेंटिव विजिलेंस पे काम करना चाहिए, ना कि प्यूनिटिव विजिलेंस पे, ठीक है। मतलब कि अब आपने थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मारने के बाद आप उसको पनिशमेंट दे दो, इससे पहले क्या आप उसे पहले ही अलर्ट कर देते कि अगर तूने थप्पड़ मारा तो तुझे ये पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। तो हमें प्रिवेंटिव विजिलेंस पे फोकस करना चाहिए रहते थे प्यूनिटिव विजिलेंस अप्रोच, ठीक है। तो ये हमने सिस्टमेटिक चेंज लाना है, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज एक तरह का मतलब कि इसमें हम क्या चाह रहे हैं कि इसमें हम इसलिए कर रहे हैं इस एक्सरसाइज को, सो दैट एक सिस्टमेटिक इंप्रूवमेंट आ सके, सो दैट हम वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव कर सके और उनको जल्दी से जल्दी उसमें ये इम्प्लीमेंट कर सके। सीबीसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो गाइस, ये जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए यही पॉलिटी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। सीबीसी को सेटअप किया गया था 1964 पे, किसके रिकमेंडेशन पे, साधना कमेटी के रिकमेंडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज को एडवाइस करते हैं, गाइड करते हैं कि किस तरह इन द फील्ड ऑफ विजिलेंस। 2003 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस ग्रांट किया गया, ठीक है। तो आपको पता नहीं चाहिए जब सीबीसी को सेटअप किया गया था ओरिजिनली तब भी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, लेकिन 2003 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, ठीक है। सीबीसी मल्टी मेंबर बॉडी है, इसकी कंपोजिशन आपको पता नहीं चाहिए। इसमें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं जो कि चेयरपर्सन होते हैं और इसके अंदर 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं बस, ठीक है। तो इसके जो 3 मेंबर होते हैं, एक तो सीबीसी प्लस 2 क्या होते हैं, वीसी होते हैं, ठीक है। इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर की कमेटी के द्वारा। इनको 3 मेंबर की कमेटी की रिकमेंडेशन के द्वारा प्रेसिडेंट के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है। और इनमें 3 मेंबर कौन होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि हेड होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा में। इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ जो कि न्यूज़ में तरह हम देख लेते हैं। अभी रिसेंटली का जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अमेंड किया है, किस तरह से हम इंटीग्रेटिव पैक्ट को क्या कर सके, अडॉप्ट कर सके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट हम क्या कर सके, प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज का डील, मतलब जो भी आप परचेजिंग करते हो उनके साथ हम क्या कर सके, डील कर सके। और जो मैक्सिमम टेनर होता है इंटीग्रेटेड एक्सटर्नल मॉनिटर्स को, उसको रेस्ट्रिक्ट करे 3 साल तक का यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको इंटीग्रेटेड पैक्ट में पता होना चाहिए। इंटीग्रेटेड पैक्ट एक तरह का विजिलेंस टूर है, जो एक तरह का एग्रीमेंट होता है किस किस के बीच में, जो आपको चीज़ बेचता है वेंडर्स और बिडर के बीच में, वो साथ में बाय करते हैं, ठीक है। मतलब आप एक चीज़ खरीद रहा है और एक चीज़ बेच रहा है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड पैक्ट होता है, जिसमें दोनों पार्टीज कमिट करती हैं कि वो कोई भी करप्शन का काम नहीं करेंगी
इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। फाइन। इसके अलावा जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है वो कौन करता है, इसको इम्प्लीमेंट करता है, इस इंटीग्रेटिव पैक्ट को इम्प्लीमेंट करता है वो कौन करता है, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल प्रोटेक्टर्स करते हैं, जो कि पीपल होते हैं ऑफ अनइम्पीजेबल इंटीग्रिटी। जो इंटीग्रेटिव पैक्ट होता है ये लीगल डॉक्यूमेंट भी होता है, प्रोसेस भी होता है, और काफ़ी जो लीगल सेटिंग्स है वो इसको अडेप्ट करती है। इसको डेवलप किया गया था किसके द्वारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा 1990s में। ठीक है, तो गाइस आपको ये सब पता होना चाहिए जो हमने इंटीग्रेटिव एक्ट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर हम वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपना लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को स्टार्ट करेंगे, और अब जल्दी से जल्दी हम इस वीडियो को खत्म कर देंगे, क्योंकि आपको पता ही है इस जो मैगजीन में ओनली 48 पेजेस हैं, जिसमें हम ऑलमोस्ट अपने 40 पेजेस कवर कर चुके हैं, और अब 8 पेजेस में आई थिंक एक दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।